गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी गद्य का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मित्रता। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश यहाँ पे करवाऊंगा और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अभी तक टोटल मैंने हिंदी की 17 क्लासेस ली हुई हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि हिंदी की 16 क्लासेस, ध्यान रखिएगा, हिंदी की 16 क्लासेस में मैंने आप लोगों का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक कंप्लीट करवाया है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों का हिंदी की 16 क्लासेस में कंप्लीट करवाया हुआ है। फिर इसके बाद हिंदी की 17वीं क्लास में मैंने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी पढ़ा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन सभी 17 क्लासेस की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके इन सभी 17 क्लासेस की वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप लोग चैनल पर जाइएगा और 2023 की हिंदी की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मित्रता और इस चैप्टर के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का पहला गद्यांश क्या दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है मित्रता। ये आपका पहला चैप्टर है और उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है, संदर्भ रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं तथ्य परक प्रश्न। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश जरूर पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक गद्यांश दे दिया जाता है, फिर वहां पे आपसे ये पूछा जाता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट गद्यांश क्या दिया हुआ है, ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला गद्यांश क्या दिया है इस चैप्टर का। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है का वाला। देखिए रेखांकित अंश आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे रेखा खींची हुई है ना, तो इन्हीं रेखांकित अंशों की व्याख्या भी आपको आगे करनी होगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हम से लेकर के यहाँ तक आपका जो दिया है ये आपका रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो ये आपका यहाँ पे पहला गद्यांश है और ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2018 में आपका ये गद्यांश पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपसे दोबारा भी ये गद्यांश पूछा जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न क्या दिए हैं, क्वेश्चंस क्या दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आपसे कोई भी गद्यांश पूछा जाएगा, पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखिए ये आपका यहाँ पे
पहले क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है संदर्भ। तो संदर्भ में आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे संदर्भ बताया है, अगर ऐसे आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही आपको संदर्भ लिखना है। क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम लोग से लेकर के मान लेनी पड़ती है, यहाँ तक की व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रेखांकित अंशों की व्याख्या बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे दूसरा उत्तर दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको क्या लिखना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको लिखना है कि प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, बचपन से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारा चित्त, चित्त से मतलब क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारा चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम रहता है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। यानी देखिए लेखक यहाँ पे कहना क्या चाहता है कि जो बाल्यावस्था होती है, जो बचपन का समय होता है, उस समय हमारा मन अत्यंत कोमल होता है और हमारे अंदर संस्कार ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जो हमें शिक्षा मिलती है वही शिक्षा हम ग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। मतलब हमारे अंदर उचित अनुचित का उतना ज्ञान नहीं होता है। जो बातें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं उसी को सीखते हुए हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। जो शिक्षा हमें दी जाती है उसी को हम क्या करते हैं, उसी का हम अनुसरण करते हैं। तो यही यहाँ पे लेखक कहना चाहता है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक क्या कहने चाहते हैं, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे दृढ़ संकल्प के हों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम उनकी एक भी बात का विरोध नहीं कर पाते और बिना किसी विरोध के सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपसे भी दृढ़ संकल्प का है, तो वो आपसे जो बातें कहेगा आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये हमसे भी ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे भी ज़्यादा दृढ़ संकल्प का है, तो आप उसकी बात का विरोध बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो वो कहेगा आप वो मान लेंगे। तो यही इसीलिए लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हम उनकी एक बात का भी विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। आई होप आप लोगों को ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे अगला प्रश्न बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरा प्रश्न हमें दिया है यहाँ पे हमारा कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं
तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका तीसरा उत्तर दिया है, हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, डिटेल में समझाया क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपसे भी यहाँ पे ज़्यादा कोई दृढ़ संकल्प का व्यक्ति है, दृढ़ संकल्प का कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, तो आप उसकी बात का विरोध नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि ये मुझसे भी ज़्यादा बड़ा ज्ञानी है, हम इसकी बात का विरोध नहीं कर सकते। वो आपसे जो कुछ कहेगा, जो बातें आपको बताएगा, वो सब आप मान लेंगे। जो बातें आपको बताएगा वो बोलेंगे, आप सोचेंगे कि जो बातें वो व्यक्ति हमें बता रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए लेखक यहाँ पे कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हो। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छी बात बताई हुई है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गद्यांश आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो इस गद्यांश में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा गद्यांश, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप लोग देख पा रहे होंगे 2013 के बोर्ड एग्जाम में, 2016 के बोर्ड एग्जाम में, 2020 के बोर्ड एग्जाम में, और जो इस बार आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था 2022 में, 2022 में भी आपका ये गद्यांश पूछा गया था। और मैं आपको बता दूं, जब मैं 2022 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहा था, ये गद्यांश मैंने करवाया था जब एग्जाम होने वाला था, एक दिन पहले मैंने कराया था, कहा था आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और सेम यही गद्यांश आपका पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है गद्यांश में। तो देखिए यहाँ से आपका रेखांकित अंश शुरू हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। फिर इसके बाद लिखा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, औषधि मतलब होता है दवा, ध्यान रखिएगा, ये आप सब लोगों को पता होगा। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, कुमार्ग मतलब क्या हो जाएगा, बुरे रास्ते पर, ध्यान रखिएगा, तो कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे यानी उदास होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें यहाँ पे क्या लिखा है, हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश आपका शुरू हो रहा है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो ये भी आपका रेखांकित अंश है, दो जगह दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसकी व्याख्या अभी आपसे पूछी जाएगी, तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया ना आपसे कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए एक बार आप संदर्भ याद कर लेंगे तो वही संदर्भ आपको लिखना होगा बार बार, क्योंकि देखिए लेखक तो सेम वही है और चैप्टर भी वही है। तो चलिए मैं आपको संदर्भ फिर से बता देता हूं। देखिए बार बार इसलिए बता रहा हूं संदर्भ, ताकि आपको देखिए जब आप वीडियो देख रहे हैं आपको इसी समय संदर्भ याद हो जाए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहला देखिए विश्वास पात्र से लेकर औषध है यहाँ तक दिया है। फिर सच्ची मित्रता में यहाँ से लेकर के
यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ तक दिया हुआ है। तो चलिए इन रेखांकित अंशों की पूरी व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी यहाँ पे दी हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये। तो आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। देखिए जिसको सच्चा मित्र मिल जाता है, मान लीजिए उसको एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया, समझिए उसका जीवन यहाँ पे सार्थक हो गया, क्योंकि सच्चे मित्र का मिलना आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है, यानी अच्छे जीवन के निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। देखिए जो सच्चा मित्र होता है वो एक उत्तम वैद्य के समान होता है। जैसे मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे वैद्य से तुलना क्यों की गई। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, अगर वो एक उत्तम वैद्य के पास चला जाएगा तो वैद्य उसका इलाज कर देगा। वैद्य का मतलब क्या होता है, डॉक्टर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो कोई बीमार व्यक्ति है, अगर उसे एक उत्तम वैद्य मिल जाएगा, एक अच्छा वैद्य मिल जाएगा, तो वो तो उसकी बीमारी का इलाज कर देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की गई है। लेखक ने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है कि सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है, उत्तम वैद्य से की जा सकती है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका मित्र सच्चा है तो वो आपके सभी अच्छे कार्यों में भी आपका साथ देगा, और अगर आप कोई बुरा कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो तुरंत वो आपको टोक देगा कि आप गलत पथ पे जा रहे हैं, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये होती है सच्चे मित्र की पहचान, जो आपकी अच्छाइयों में आपको बढ़ावा दे, आपका साथ दे। लेकिन अगर आप गलती से कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हैं तो तुरंत वो आपको टोक दे कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य आपके लिए आपको क्षति पहुंचा सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। तो ये होती है सच्चे मित्र की पहचान। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। फिर इसके बाद लिखा है इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए लेखक ने अच्छे मित्र की तुलना, सच्चे मित्र की तुलना माँ से की हुई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि इतना ही नहीं, जो अच्छा मित्र होता है वो माँ जैसा धैर्यवान होता है। जैसे आपकी माँ में देखिए, जैसे आपकी माँ है, माँ होती हैं जो, जिनके अंदर इतना धैर्य होता है, वैसा ही धैर्य आपके मित्र में भी आपको देखने को मिलेगा अगर वो आपका सच्चा मित्र हो। तो यही यहाँ पे लेखक ने बताया है। और व्यवहार में क्या होता है, कोमल होता है, कोमल हृदय का होता है, उसके अंदर दया भाव आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे लेखक ने बताया है। वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। वहां से मतलब क्या हो जाएगा, जो सच्चा मित्र होगा वो अपने मित्र को कैसी भी परिस्थिति हो दुख में उसे नहीं देख सकता। यही यहाँ पे लिखा है कि वह मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं देख सकता। देखिए जैसे मान लीजिए आप परेशान हैं, आपको कोई परेशानी है या फिर आप दुखी हैं, तो आपका अगर कोई सच्चा मित्र होगा तो आपसे तुरंत पूछेगा कि आप क्यों परेशान हैं, आपको क्या परेशानी है, और
वो आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करेगा। और झूठा मित्र होगा तो उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो आपसे पूछेगा ही नहीं, बस वो आपकी हाँ में हाँ करेगा। ठीक है, देखिए लेखक ने यह भी बताया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अक्सर आप लोगों की बातों में हाँ करते रहते हैं। अगर आप कोई गलत कार्य भी करते हैं तब भी वो आपको नहीं टोकते हैं, तो ये सच्चे मित्र की पहचान नहीं होती है। ये भी लेखक ने यहाँ पे बताया हुआ है, ऊपर अभी मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये यहाँ पे लेखक ने बताया है। तो आई होप आपको ये व्याख्या समझ में आ गई होगी, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया। तो ये यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 खंड दिए गए हैं, 2 प्रश्न आपके हैं। आ वाला प्रश्न है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए, यानी हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं 3 का आ वाला आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें, बचाएं और हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करें, सदैव कुमार्ग के प्रति सचेत करें और कर्मशील बनने में उत्साहित करें। कुमार्ग से मतलब क्या हो जाएगा, बुरा रास्ता। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बताया गया, लेखक ने देखिए बताया भी हुआ था व्याख्या में मैंने अभी आपको कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करें और हमें बचाएं। जैसे मान लीजिए आप कोई गलत कार्य करने के लिए जाते हैं, तो अगर आपका सच्चा मित्र होगा वो तुरंत आपको टोकेगा कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, इससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और अगर झूठा मित्र होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, जो आप करेंगे उसी में आपको सपोर्ट करेगा। कहिए वो आपसे ये कहेगा कि आप चाहे जो भी कर रहे हैं सब सही है। ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं तो आपका सच्चा मित्र आपको, जो आपका सच्चा मित्र होगा वो आपको टोकेगा, तुरंत कहेगा कि ये कार्य मत कीजिए, इससे आपको आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर इसके बाद देखिए हमें सत्य और मर्यादा के भाव से पुष्ट करे, ऐसा मित्र हो, ऐसे हमें अपने मित्र से आशा करनी चाहिए। सदैव कुमार्ग के प्रति यानी बुरे मार्ग के प्रति हमें सचेत करे और कर्मशील बनने में हमें उत्साहित करे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 3 वाले का बा वाला खंड यहाँ पे क्या दिया। दूसरा प्रश्न दिया है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है। तो ये तो अभी मैंने आपको ऊपर ही गद्यांश की व्याख्या में ही बता दिया था, रेखांकित अंश की व्याख्या में। तो देखिए लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिस तरह उत्तम वैद्य अपने कार्य में कुशल होता है, कोई बीमार व्यक्ति उत्तम वैद्य के पास जाएगा तो वो इसका इलाज तुरंत करेगा और बीमारी को दूर कर देगा। उसी प्रकार अगर आपका मित्र सच्चा है तो वो आपके अच्छे कार्यों में आपका साथ देगा, और अगर आप कोई बुरा कार्य करेंगे तो वो आपको तुरंत टोकेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये होती है सच्ची मित्रता की पहचान। तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम वैद्य से की है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ दूसरा गद्यांश भी आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक आंसर डिटेल में समझा रहा हूँ, व्याख्या बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और यहीं पे इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर हो जाए तैयार। देखिए यहाँ पे कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश पूछा गया है, तैयार जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगला गद्यांश क्या दिया है, तीसरा गद्यांश क्या दिया है इस चैप्टर का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरा गद्यांश आपका दिया है ये गा वाला। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह ना कर सके। स्नेह से मतलब क्या होता है, प्यार ना कर सके। जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, यानी नफरत करते रहें। फिर इसके बाद देखिए मित्र, फिर यहां से आपका रेखांकित अंश शुरू हो रहा है कि सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, यानी दुख सुख अपना सब बांट सके। फिर इसके बाद हमारे अपने मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ये यहाँ पे लिखा है, ऐसी सहानुभूति जिससे एक की हानि
लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की भी समानता आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है, ये यहाँ पे लेखक ने बताया है। और देखिए यही गद्यांश ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ से देखिए अथवा करके दिया है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक, यहाँ से देखिए यहाँ से आपका शुरू हो सकता है, ये लाइन आपकी हट सकती है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, यहाँ से लेकर के प्रीति और मित्रता रही है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखिए जो अथवा वाला दिया है मित्र से लेकर के मित्रता रही है, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ऊपर वाला भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। ये गद्यांश आपका 2019 और 2017 के बोर्ड एग्जाम में आया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश यहाँ पे करवा रहा हूं इस चैप्टर के। आपके बोर्ड एग्जाम में यही गद्यांश आएंगे, इसी में से आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब आप लोग देखिए अपनी एक कॉपी बना लीजिएगा, जो करवा रहा हूं ये सब नोट कर लीजिएगा, ताकि जब आपका एग्जाम करीब आए तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 1, ठीक है। इस गद्यांश का पहला प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे दिया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, वही आपका संदर्भ होगा जो मैंने आपको पहले बताया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। ध्यान रखिएगा, जो संदर्भ मैंने आपको बताया है यही आपको लिखना है, सेम इसी तरीके से। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कट नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपका यहां से शुरू है कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, यहां से लेकर के दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो चलिए मैं आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या समझा देता हूं। ये व्याख्या आपकी थोड़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ पे रेखांकित अंश आपका ज्यादा दिया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान ले तो यह बड़ी भूल होगी। मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है, ठीक है, आपका कोई मित्र है, वो हमेशा आपकी प्रशंसा ही करता रहे, आपकी बड़ाई करता रहे, चाहे आप सही कार्य करें यानी अच्छा कार्य करें, चाहे आप गलत कार्य ही क्यों ना करें, तब भी वो आपकी प्रशंसा करता रहे, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो मित्र आपका सच्चा नहीं है, केवल बस वो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा कर रहा है। तो यही पे लेखक कहना चाहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केवल प्रशंसनीय व्यक्ति को हम सच्चा मान लें तो यह बड़ी भूल होगी, क्योंकि हर प्रशंसा करने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए, मित्रता में स्नेह होना प्राथमिक आवश्यकता है। स्नेह का मतलब क्या, प्यार होना, ध्यान रखिएगा। आपका मित्र आपको दिल से मानता हो, यह सबसे बड़ी बात यहाँ पे मायने रखती है। तो यहाँ पे मित्रता में स्नेह यानी प्यार का होना प्राथमिक आवश्यकता है। फिर इसके बाद आगे लिखा है, जिससे हम स्नेह ना कर सके वह कदापि मित्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका मित्र है और आप दोनों लोग के बीच में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो ये मित्रता नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि जिससे हम स्नेह यानी प्यार ना कर सके वह कदापि मित्र नहीं है, भले ही उसके कई गुणों से प्रभावित होकर हम उसकी प्रशंसा करते फिरते रहें और हम उससे अपने छोटे मोटे काम निकालते रहे, किंतु ऐसे व्यक्ति, देखिए, किंतु ऐसे व्यक्ति से हम मन ही मन ईर्ष्या करें, उसकी हानि की कामना करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं। अगर जैसे देख लीजिए दो मित्र हैं, पहला मित्र और दूसरा मित्र, ठीक है, इन दोनों मित्रों के बीच स्नेह नहीं है, केवल यहाँ पे बस वो मित्रता का ढोंग करते हों और आपस में एक दूसरे से अपना काम निकलवाते हों और मन ही मन एक दूसरे से घृणा करते हों, एक दूसरे का अहित चाहते हों, तो ये मित्रता तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। ठीक है, यही यहाँ पे लेखक
बताना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उसकी हानि की कामना करे जिससे हम मन ही मन घृणा करते रहें, उसे कैसे हम मित्र कह सकते हैं। यही तो यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर देखिए मित्रों के बीच स्नेह नहीं है, दिल से वो एक दूसरे को मानते नहीं है, मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, भले ही मुंह पर एक दूसरे की प्रशंसा करते हो, तो इसे मित्रता नहीं कही जा सकती। इसे हम कैसे मित्र कह सकते हैं, यही यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि सच्चा मित्र तो हृदय के बहुत निकट होता है। जो सच्चा मित्र होता है, अगर दो लोगों के बीच में सच्ची मित्रता है तो वो एक दूसरे के हृदय के काफी निकट होंगे, बिना बोले ही एक दूसरे की समस्याओं को वो समझ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, पथ प्रदर्शक से मतलब क्या हो जाएगा, जो रास्ता बताने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं पता है, आपको कोई पथ प्रदर्शक मिला, आपने उससे पथ पूछा, रास्ता पूछा, तो वो आपको बिल्कुल सही रास्ता बताएगा। तो यही यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं, जैसे एक पथ प्रदर्शक सही रास्ता बताता है, वैसे ही सच्चा मित्र जीवन को सच्चे मार्ग की ओर प्रेरित करता है। जिस पथ पर चलकर मित्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। देखिए यही सच्चे मित्र की पहचान होती है, जो आपके अच्छे कार्यों में आपका साथ दे, और अगर आप कोई भूलवश गलत कार्य कर रहे हैं तो वो आपको बताए कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, आपको इससे नुकसान हो सकता है, वो आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचाए। ये होता है सच्चा मित्र, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि मित्रों के बीच परस्पर सहानुभूति होती है, प्यार होता है, वो बिना बोले ही एक दूसरे की समस्याओं को समझ जाते हैं। जो सच्चे मित्र होते हैं उनकी बात यहाँ पे लेखक कर रहे हैं। परस्पर विश्वास होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर अटूट विश्वास होता है। मित्र तो भाई के समान होता है। गहरी एकता होती है सच्चे मित्रों में, ध्यान रखिएगा। वही प्रिय पात्र होता है। फिर इसके बाद लिखा है, अतः मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए कि वे एक की हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका मित्र है, आपका लाभ हुआ या फिर चाहे आपकी हानि हुई, तो अगर आपकी लाभ हानि को आपका मित्र भी अपनी लाभ हानि समझता है तो वो आपका यहाँ पे सच्चा मित्र है। जैसे आपका लाभ हुआ तो आपके लाभ को देख करके आपका मित्र खुश हुआ, वो कह रहा है कि मेरा भी लाभ हुआ क्योंकि तुम्हारा लाभ हुआ। और जैसे मान लीजिए आपका नुकसान हुआ तो आपके नुकसान को देख करके आपका मित्र भी दुखी हो गया कि मेरा भी नुकसान हुआ क्योंकि आपका नुकसान हुआ। तो यही सच्चे मित्र की पहचान होती है। यही यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अतः मित्रों के बीच इतनी गहरी सहानुभूति और प्रेम होना चाहिए कि वे एक की हानि और लाभ को अपना हानि लाभ समझे। मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया ही। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मित्र की हानि तो अपनी हानि, मित्र का लाभ तो अपना लाभ समझना और अनुभव करना सच्चे मित्र की पहचान है। मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। देखिए मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका मित्र है, तो आप कोई कार्य करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका मित्र भी वही कार्य करता हो, जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर कार्य अलग अलग हो उससे मित्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और जो आपका परम मित्र है, आपका सच्चा मित्र है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो क्या आप अपनी मित्रता तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि आपको क्रिकेट पसंद हो, आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो तो जो आपका परम मित्र है, आपका सच्चा मित्र है, उसे भी खेलना पसंद हो। देखिए यहाँ पे सबकी रुचि अलग अलग होती है, किसी को कुछ चीज़ें पसंद होती, किसी को नहीं पसंद होती। तो यही यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि मित्रता के लिए रुचि की समानता या कार्य समानता आवश्यक नहीं है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की भी समानता यहाँ पे आवश्यक नहीं है। इसी तरह प्रकृति और आचरण की समानता भी यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ये लेखक ने आपको बताया। तो आई होप आपको ये व्याख्या यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब हम यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं।
अगले प्रश्न पे तीसरा प्रश्न क्या है कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा, मैंने आपको व्याख्या में ही इतना अच्छा बता दिया। तो तीसरा आंसर आप लिखेंगे सच्चा स्नेही, यानी सच्चा प्यार करने वाला, जिसके हृदय में आपके प्रति सच्चा प्यार हो, वो आपका हित चाहता हो, ये हो जाएगा। यानी सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, आपका कल्याण सोचने वाला, आपका अच्छा ही अच्छा हो ऐसा सोचने वाला, दुख में साथ देने वाला। ध्यान रखिएगा, जब आपके ऊपर मुसीबत आए तो आपका मित्र आपका साथ देने वाला हो, यही यहाँ पे लिखा है कि दुख में साथ देने वाला, और उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए सच्चे रास्ते पर प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति। ठीक है, आत्मीय व्यक्ति को ही हम क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं, सच्चा मित्र कहते हैं। तो देखिए सच्चे मित्र की यही पहचान होती है, सच्चा स्नेही, विश्वासी, कल्याण कामना करने वाला, दुख में साथ देने वाला, उन्नति के रास्ते पर आपको प्रेरित करने वाला आत्मीय व्यक्ति ही आपका सच्चा मित्र हो सकता है, यही ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, चौथा प्रश्न इस गद्यांश से रिलेटेड पूछा गया कि सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो आंसर में आप लिखेंगे कि सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मैं आपको डिटेल में बता दूं, देखिए सच्चा मित्र आपके पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। जैसे एक पथ प्रदर्शक जो होता है वो बिल्कुल सही रास्ता बताता है, उसी तरह आपका सच्चा मित्र होना चाहिए जो आपके अच्छे कार्यों में आपका साथ दे। अगर कोई गलत कार्य आप कर रहे हैं तो वो आपको तुरंत टोके कि ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए, आपके सुख दुख में आपका साथ दे, आपके उन्नति के बारे में सोचे, उसके हृदय में आपके लिए सच्चा प्रेम हो, वही सच्चा मित्र होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पे वैसे ही ये पूरी व्याख्या समझ में आ गई होगी और प्रश्न भी आपके तैयार हो गए होंगे। तो ये तीसरा गद्यांश भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चौथा गद्यांश आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, घा वाला रेखांकित अंश यहीं से शुरू हो रहा है। लिखा है यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यह है यहाँ पे रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या भी आपसे पूछी जाएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद आगे है कि जो गुण हमसे, देखिए जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी लेखक ने लिए हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य की बात यहाँ पे लेखक ने की है और यहाँ पे अकबर और बीरबल की बात की है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई जाएगी आपसे, इसी की व्याख्या मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका सेम वही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है, ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और संदर्भ तो आपको याद भी हो गया होगा, ये चौथी बार मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, संदर्भ तैयार कर लीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पे लिखा है, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते, केवल इतने की व्याख्या करनी है। तो चलिए मैं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता देता हूँ। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण में या फिर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है, यह धारणा उचित नहीं है। मैंने आपको भी ऊपर ही बताया कि जरूरी नहीं है कि जो आप कार्य कर रहे हो वही आपका मित्र करे, ठीक है। यानी यहाँ पे विपरीत रुचि वाले लोगों के बीच में भी मित्रता हो सकती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रस्तुत अवतरण में, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव
स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ये जो धारणा है, ये जो विचार है, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। फिर इसके बाद आगे लिखा है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यक नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। लेखक के अनुसार यह धारणा उचित नहीं है। लेखक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। फिर आगे लिखा है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, पक्की मित्रता हो सकती है। घनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा? पक्की, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण क्या होता है? अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ देखता है। जैसे मान लीजिए आप क्या हैं, आप, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, वो क्या है? दुर्बल है, और वो सोचेगा कि मेरी मित्रता किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जो क्या हो, उस दुर्बल से ताकतवर हो, उस दुर्बल व्यक्ति से ताकतवर हो। तो वो उसकी ओर आकर्षित होता है। वो सोचता है काश कि ये मेरा मित्र होता तो ये मेरा साथ देता मेरे कार्यों में। मैं दुर्बल हूँ, मैं लोगों से यहाँ पे सामना नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई दुर्बल व्यक्ति है, उसे कोई परेशान करता है तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो वो सोचेगा कि मेरी मित्रता ऐसे ताकतवर व्यक्ति से हो जाए, ऐसा ताकतवर मित्र मिले जो मेरी सहायता करे मेरी मुसीबत के समय। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पे समझाया गया। लेखक ने आपको बताया जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। अब जैसे कोई दुखी व्यक्ति है, वो हमेशा दुखी रहता हो, तो देखिए वो क्या करेगा? वो ऐसे मित्र की तलाश करेगा। वो सोचेगा मुझे ऐसा मित्र मिले जो क्या हो, सुखी हो, वो उसको देखकर अपने दुखों को भूल जाए, वो उसके दुख में उसका साथ दे। तो इसीलिए यहाँ पे लेखक ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ देखता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। यही यहाँ पे लेखक कहना चाह रहा है। तो यही इस रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। आई होप आपको व्याख्या समझ में आई होगी। यहाँ पे ये लास्ट लाइन ध्यान रखिएगा, जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके और आपके मित्र के गुण परस्पर मिलते हों। देखिए, कुछ गुण आपके अंदर होंगे जो आपके मित्र के अंदर नहीं होंगे, और कुछ गुण आपके मित्र के अंदर होंगे जो आपके अंदर नहीं होंगे। तो यहाँ पे गुणों की समानता मित्रता के लिए जरूरी नहीं है। परस्पर विपरीत गुणों वालों में भी मित्रता हो सकती है, घनिष्ठ मित्रता हो सकती है, ऐसा यहाँ पे लेखक ने बताया हुआ है। अब देखते यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है। तीसरा प्रश्न दिया है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभाव को भरने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो वो गुण आप अपने मित्र के अंदर देखना चाहेंगे, ये आप जरूर सोचेंगे ऐसा। तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति की तरफ, अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। यहाँ पे इतिहास से भी उदाहरण लिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इतना आपको लिखना होगा। तो इसी के साथ ये जो आपका चौथा गद्यांश था, ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं, अभी ये चैप्टर मित्रता आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। अभी कुछ गद्यांश बचे हुए हैं, करीब 4 गद्यांश आपके और बचे हुए हैं, जो कि मैं आप लोगों को कल की वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 4 गद्यांश करवाए और सभी प्रश्नोत्तर उनसे रिलेटेड करवा दिए हैं। तो अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो बचे हुए गद्यांश है वो कल की वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा, और कल की वीडियो में ये मित्रता चैप्टर आप लोगों का क्या हो जाएगा,
पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अगले दिन मैं आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा और आपका दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा ममता वाला, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश करूंगा कि सितंबर के महीने तक ही, यानी 15-20 सितंबर तक मैं आप लोगों का हिंदी गद्य का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। फिर इसके बाद मैं आपका काव्य का सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हिंदी गद्य में अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया। तो देखिए, जो आपका सबसे बड़ा टॉपिक था हिंदी गद्य का, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इससे रिलेटेड टोटल 16 वीडियोस मैंने बनाई हुई है। सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। मैं आपको बता दूं, पहली क्लास जब मैंने हिंदी की ली थी, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, वहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ था, काल विभाजन के बारे में, हिंदी की विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना के बारे में पढ़ाया था। फिर इसके बाद अगली क्लास में मैंने आप लोगों को शुक्ल युग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे। फिर कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे उसकी अगली क्लास में मैंने आपको कराए। फिर शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। हिंदी की पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड मैंने आपको सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 145 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए। फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की, वहां पे मैंने आपको टोटल 107 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ा दिया, यानी एक एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से रिलेटेड टोटल 16 वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से आएगा। फिर इसके बाद हिंदी की 17वीं क्लास में मैंने आप लोगों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी पढ़ा दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, जीवन परिचय लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। फिर उसके बाद आज की इस वीडियो में ये चैप्टर मैंने आपका स्टार्ट किया। 4 गद्यांश मैंने करवा दिए हैं, बचे हुए कल मैं करवा दूंगा, कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।